नमस्कार मित्रों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय सिंह शेखावत आपकी विज्ञान संबंधी सभी समस्याओं के हल के लिए आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। और आइए चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के संदर्भ में, और प्रकाश के संदर्भ में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। समतल दर्पण से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आते हैं हम लोगों ने एक बार देखा था। उत्तल और अवतल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं उनके द्वारा इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं और कब उनकी जो डिस्टेंस होती है, मतलब उत्तल और अवतल दर्पण से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी को कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है, उसको भी हमने निर्देशांक ज्यामिति मतलब चतुर्थांश की सहायता से आपको समझाया था। तो आज हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग दर्पण और लेंस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब दर्पण और लेंस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आप हमारे साथ बने रहें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी जानकारी हमें मिशन इंस्टीट्यूट के संदर्भ में प्राप्त करनी है तो आप www.missioninstituteprayagraj.com पर जा करके आप सारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं आप उनकी भी जानकारी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, तो आप चाहें तो वेबसाइट पर जा करके सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। वहाँ पर कोविड-19 का फॉर्म भी उपलब्ध है जिसे आप फिलअप करके ऑफलाइन सबमिशन करके ऑफलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण और लेंस की तुलनात्मक अध्ययन। हम इसके संदर्भ में आज पढ़ेंगे। चलें देखते हैं। दर्पण के संदर्भ में तो हमने बात की ही थी। थोड़ा सा हम आगे ये बता दें कि दर्पण की फोकस दूरी यदि ज्ञात करनी हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यदि आपको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो आप कैसे निकालेंगे? तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए, दर्पण की फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला होता है दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए। यहां पर f क्या है? f है दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी। ठीक है, v क्या है? v क्या है फ्रेंड्स? तो देखेंगे v जो होती है ये दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, और u क्या होती है? देखिए हमने बताया था दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u कहा जाता है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं मित्रों। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस, यहां पर ध्यान देना है दर्पण के लिए फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें 1/v और 1/u के बीच में प्लस साइन होता है।
ठीक है, यहां माइनस साइन नहीं होता, प्लस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन अगर लेंगे तो वो लेंस की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलें हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और लेंस के संदर्भ में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक चीज और बता दें, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना और जरूरी है। जैसे अगर आपसे पूछते कि दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v बाई यू इज इक्वल्स टू i बाई o। ठीक है, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u इज इक्वल्स टू i अपॉन o। यहां पर देखें, हमने बताया था v क्या है, v दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी है, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो मिरर से इमेज जहां फॉर्म हो रही है वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी, मतलब मिरर से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम u से डिनोट करते हैं। और i क्या है, i क्या है फ्रेंड्स, तो देख लें। i जो है ये हमने बताया था पिछली क्लास में कि i प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं। इमेज की जो लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं। और o क्या है, o फ्रेंड्स वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। I जो होता है ये हमने बताया था पिछली क्लास में भी, I प्रतिबिंब की लंबाई होती है, मतलब इमेज की लंबाई होती है। यदि इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है तो उसकी लंबाई को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, मुख्य अक्ष मेन एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके नीचे फॉर्म हो रही है, तो उसकी लंबाई को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर मेन एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है तो उसकी लंबाई पॉजिटिव, और मेन एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो उसकी लंबाई नेगेटिव ली जाती है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग लेंस के विषय में देख लेते हैं। लेंस के संदर्भ में अध्ययन कर लेते हैं और फिर दर्पण और लेंस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपका जितने भी संशय हैं, जितने भी आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं या कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि दर्पण और लेंस में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हो सकता है कभी कभी दर्पण उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की तुलना करा देते हैं और कंफ्यूज बने रहते हैं, है ना। तो वो दोनों चीजें हम एक साथ देख लेंगे, एक तरफ दर्पण बनाएंगे और एक तरफ लेंस बनाएंगे और दोनों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के कंपैरिजन करते हुए दोनों को हम लोग देखेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। और एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आगे भविष्य में जो भी न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आराम से लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंस के विषय में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेंस क्या है देख लीजिए। लेंस, लेंस तो देखते हैं हम लोग लेंस क्या है। लेंस क्या होता है मित्रों, लेंस जो है वो कांच या फाइबर का बना हुआ एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन करता है।
लेंस के दो पृष्ठ होते हैं। लेंस के दो पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से? दो वक्र पृष्ठ होते हैं। एक तो उभरा हुआ पृष्ठ, दोनों तरफ से उभरा हुआ पृष्ठ है, बीच में उभरा हुआ है और किनारों पर पतला है, तो इस तरह के लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस होता है इस तरह का। देखिए, ये जो लेंस है ये किनारे पर मोटा है या चौड़ा है और बीच में पतला होता है। किनारे पर चौड़ा है और बीच में पतला है। तो आप इसका देखिए, ये ऐसा लेंस है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है बीच में, इसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहा जाता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो प्रकार के लेंस आपके सामने उपस्थित हैं। एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ये दोनों ही लेंस प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो कुछ लोग हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में न जानते हो, लेकिन अधिकांश लोगों को पता होता है। जो कंपटीशन दे रहे होते हैं तो उनको इतना तो जानकारी होती ही है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग जो अनभिज्ञ हैं इस सत्य से, तो उनको हम एक बार बता देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। उसके बाद हम लेंस की चर्चा करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम क्लियर कर दें आपको प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। और इसमें होता क्या है मित्रों, देखें, इसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। यही विचलन की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, माध्यम विचलन को ध्यान में रखते हुए माध्यम दो प्रकार के होते हैं। विचलन के आधार पर, मतलब प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल, एक होता है विरल माध्यम, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। और दूसरा है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। ठीक है, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। एक होता है विरल, मतलब रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है सघन माध्यम, मतलब डेंसर मीडियम। रेयरर, विरल माध्यम का मतलब है जिसमें प्रकाश आसानी से तेज गति से चल सकता है। सघन माध्यम का मतलब है ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम हो जाती है, घट जाती है, और प्रकाश कुछ अभिलंब की तरफ झुक जाता है।
प्रकाश कुछ झुक जाता है। ठीक है, तो हल्के माध्यम में प्रकाश आसानी से ट्रेवल कर लेता है। जैसे हल्का माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम का मतलब जिसके अणु दूर दूर हों, जिसके अणु दूर दूर हों, वो विरल माध्यम होता है। उसका घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। विरल माध्यम का घनत्व, इसका घनत्व जो है ये कम होता है। ठीक है, जबकि सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है। याद रखिएगा, इसका घनत्व कम होता है और सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है। जब भी आप देखें कोई भी माध्यम के संदर्भ में आप अध्ययन कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखें कि विरल माध्यम के विषय में यदि बात हो रही हो, इसको इंग्लिश में रेयरर मीडियम कहते हैं। विरल माध्यम में अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब उनका घनत्व, इस विरल माध्यम का घनत्व कम होता है और घनत्व कम होने के कारण उस माध्यम में चलना प्रकाश के लिए आसान होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की रफ्तार हमेशा अधिक होती है। जबकि सघन माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके अणु पास पास हों, ऐसा माध्यम जिसके अणु पास पास हों, मतलब उसका घनत्व अधिक हो और ऐसे माध्यम में प्रकाश के लिए चलना थोड़ा सा कठिन होता है। और विरल माध्यम की तुलना में जब प्रकाश सघन माध्यम में चलता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, चाल कुछ घट जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा सकता है कि यदि आप को कह दिया जाए कि सड़क पर आप दौड़िए, जितना तेज दौड़ सकते हैं दौड़िए, तो आप सड़क पर बड़ी ही आसानी से बहुत तेजी से दौड़ लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सड़क पर आप दौड़ रहे हैं तो आपके चारों ओर का माध्यम क्या है? वायु है। सड़क पर दौड़ते समय आपके चारों ओर का माध्यम क्या है? वायु है। ठीक है, और वायु कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम है, हल्का माध्यम है। इसके अणु एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं, मतलब इसका घनत्व कम होता है। इसलिए वायु में आपकी रफ्तार, दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। लेकिन वहीं आपसे कह दिया जाए कि आप नदी में खड़े हो जाएं, छाती तक पानी है ना, छाती तक पानी है और छाती तक पानी वाली नदी में आप खड़े हैं और फिर आपसे कहा जाए कि उतनी ही रफ्तार से दौड़िए जितनी रफ्तार से आप सड़क पर दौड़ रहे थे, तो क्या होगा? क्या आप उतनी रफ्तार से दौड़ पाएंगे? यदि आपके छाती तक पानी है, नदी में आप खड़े हैं, नदी का बहाव तेज है, तो क्या आप उतनी ही रफ्तार से दौड़ सकते हैं जैसे कि आप सड़क पर दौड़ ले रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चारों ओर का माध्यम अब विरल नहीं रहा, अब वायु नहीं है आपके चारों ओर। आपके चारों ओर का माध्यम क्या हो गया है? जल है। और जल के अणु वायु के अणुओं की तुलना में अधिक पास पास होते हैं, अधिक सघन होता है जल वायु से। ठीक है, इसलिए आप जल में दौड़ने का बहुत प्रयास करेंगे, उतनी ही तेज दौड़ने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन होगा क्या? आप तिरछे होते चले जाएंगे, आपकी दिशा भी तिरछी होती चली जाएगी, है ना। जैसे आप तिरछे होते चले जाएंगे वैसे ही प्रकाश भी तिरछा होता चला जाता है ना। और आपकी रफ्तार भी उतनी नहीं होगी जितना कि आप सड़क पर तेज दौड़ रहे थे, आपकी रफ्तार भी कम होगी। जल बहुत ज्यादा प्रतिरोध पैदा करता है, तो जल में आप उतनी रफ्तार से दौड़ ही नहीं सकते। तो आपकी एक तो रफ्तार कम हो जाएगी, मतलब चाल कम हो जाएगी, और दूसरा आप सीधा ना भाग करके तिरछे होते चले जाएंगे। यही घटना प्रकाश के साथ भी घटती है। प्रकाश भी जब विरल माध्यम में चलता है तो उसकी चाल अधिक होती है, वो आसानी से चल लेता है। लेकिन जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वो भी प्रकाश किरण भी तिरछी हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही
क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए थोड़ा सा और हम विस्तार से आपको समझा देते हैं, दो माध्यम लेकर के आपको समझा देते हैं। चलिए देखते हैं। दो माध्यम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर देखिए, ये क्या है? एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, ये माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा है, मतलब ये विभाजक रेखा है ना? मीडियम्स को डिवाइड करने वाली लाइन है, डिवाइडिंग लाइन ऑफ द मीडियम, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मीडियम्स। तो दो माध्यमों को विभाजित करने वाली ये रेखा है, और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, एन मान लीजिए अभिलंब है। और देखिए कोई प्रकाश किरण, ऊपर का माध्यम हम ले लेते हैं वायु है, ऊपर का माध्यम ले लिया, क्या है? वायु है। और वायु कैसा माध्यम होता है? विरल, ठीक है? वायु विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, ठीक है? तो वायु ऊपर का माध्यम है। नीचे का माध्यम हमने ले लिया, इस रेखा के नीचे का माध्यम हमने ले लिया कांच। कांच सघन माध्यम है, आप सभी जानते हैं, ठीक है? तो नीचे का माध्यम है कांच, और कांच कैसा माध्यम है? सघन या डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है? अब देखें, यहां से प्रकाश किरण चल रही है, यहां से कोई प्रकाश किरण चली और यहां पर पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। अब इस प्रकाश किरण को सीधे चले जाना चाहिए था, ये प्रकाश किरण सीधे चली जाती, लेकिन इधर का माध्यम क्या है? सघन है, नीचे का माध्यम सघन है। तो सघन माध्यम में, विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और प्रकाश किरण भी तिरछी हो जाती है, मतलब चाल घटती है, तो इसकी रफ्तार कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है। और जितना अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब से ये कितना कोण बनाती है? आर एंगल बनाती है, और इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। और ये जो किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण है आर, और ये आपतन कोण है आई, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपने देखा कि ऊपर का माध्यम यदि वायु है और प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो, कांच माध्यम में, मतलब विरल से सघन माध्यम में आ रही हो, तो अपने मार्ग से विचलित होती है और अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक गई और इसकी चाल भी बदल जाती है, मतलब चाल घट जाती है, ठीक है? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, ये अपने मार्ग से जितना विचलित होती है, जितना नीचे की ओर झुकी, उसको कहते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है मित्रों, याद रखिएगा, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बताते हैं। एक बार फिर हमने इस तरह से ले लिया, ये डिवाइडिंग लाइन है, इट इज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मीडियम्स, मतलब दो माध्यमों के बीच में विभाजक रेखा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर का माध्यम हम ले लेते हैं, मान लीजिए कांच, ऊपर का माध्यम है कांच, और कांच कैसा माध्यम है? सघन, डेंसर मीडियम, ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। और नीचे का माध्यम हम ले लेते हैं वायु, ठीक है? नीचे का माध्यम
वायु ले लेते हैं, वायु है विरल माध्यम। वायु एक विरल माध्यम है और यहां पर हम थोड़ा सा एक विभाजक रेखा, डिवाइडिंग लाइन बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए कि यहां पर ये दूसरा फिगर है और ये दूसरा फिगर है। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक प्रकाश किरण जैसे ही यहां पर पड़ती है, मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब सघन माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो देखिए सघन माध्यम में उसकी चाल कम होती है ना, और जैसे ही विरल माध्यम में आएगी उसकी चाल एकदम से बढ़ जाएगी और चाल बढ़ने के साथ साथ इसकी दिशा भी थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी, मतलब हल्का से ये अविलंब से दूर हट जाएगी, विचलन प्रदर्शित करेगी अविलंब से दूर, क्योंकि रफ्तार क्या हो गई है, रफ्तार बढ़ गई है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश किरण की चाल बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। इसको जाना सीधे चाहिए था, इसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं अविलंब से हल्का सा विचलन प्रदर्शित करती है, दूर हट जाती है। तो अविलंब से यहां तक का जो कोण बनता है इसको आर कहेंगे, यह अपवर्तन कोण है और ये आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण है, आई। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर का माध्यम कांच है, हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कांच है। ठीक है, अब आपके सामने दोनों फिगर्स हैं, एक फिगर ये हो गया और दूसरा फिगर ये हो गया। आपको अंतर अपने आप समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल कर रही है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और जैसे ही ये सघन माध्यम में जाता है प्रकाश की चाल घट जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, और यहां पर होता क्या है, आपतन कोण के मान से अपवर्तन कोण का मान कम होता है। यहां पर आपतन कोण का मान आई, इससे अपवर्तन कोण का मान कम होता है। R इज लेसर देन I, या फिर आप कह सकते हैं I इज ग्रेटर देन R। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग टू डेंसर मीडियम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में आने पर प्रकाश की चाल अचानक बढ़ जाती है और चाल बढ़ते ही प्रकाश किरण को जो सीधे जा रही थी वो हल्का सा अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हटने वाला विचलन प्रदर्शित करती है और इसको आर से डिनोट करते हैं। ये यहां का अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण आई है। यहां पर विचलन को दिखाने के लिए ये इतना विचलन हुआ है तो इसको हम डेल्टा कोण से दिखा देते हैं। विचलन को डेल्टा कोण से प्रदर्शित किया जाता है, ये ऐसे डेल्टा बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और यहां पर एक चीज देख लें, यहां पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है। यहां पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है, तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक है और यहां पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक है। ठीक है,
आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अपवर्तन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों फिगर्स आपके सामने हैं और आप प्रकाश के अपवर्तन को अच्छी तरह समझ गए होंगे, आशा करते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। प्रकाश की चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति यहां पर हम लिख देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, एक मिनट हम और क्लियर आप लोगों को दिखाते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन माध्यम में जाए या सघन से विरल माध्यम में आए, दोनों ही कंडीशन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ये प्रकाश है जो ट्रेवल कर रहा है विरल से सघन माध्यम में और सघन से विरल माध्यम में। विरल मतलब हमने बताया रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, और सघन माध्यम के लिए हमने बताया डेंसर मीडियम। इंग्लिश में इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, आवृत्ति नहीं बदलती, प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यह प्रश्न पूछ दिया जाता है मित्रों एग्जाम में, इसलिए इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। आवृत्ति नहीं बदलती, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो आप याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भले ही उसकी तरंग दैर्घ्य बदल सकती है, उसकी चाल बदल सकती है, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तो प्रकाश की आवृत्ति में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, चले आगे देखते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। चलें अब देखते हैं लेंस के संदर्भ में। लेंस भी यही काम करता है मित्रों। लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस दो वक्र पृष्ठों के बीच का वह पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश का अपवर्तन करने में सक्षम होता है। ठीक है, लेंस क्या है? लेंस के विषय में यदि हम बताएं तो लेंस है क्या? लेंस दो वक्र पृष्ठों के बीच का ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। ध्यान दीजिएगा। यदि लेंस के संबंध में बात करें तो लेंस है क्या? किन्हीं दो वक्र पृष्ठों, वक्र पृष्ठ मतलब मुड़ा हुआ पृष्ठ, किन्हीं दो वक्र पृष्ठों के बीच का, किन्हीं दो वक्र पृष्ठों के बीच का
वह पारदर्शी माध्यम किन्हीं दो वक्र पृष्ठों के बीच का वह पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है, उसे लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेंस है क्या? किन्हीं दो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब मुड़े हुए पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस मतलब मुड़े हुए पृष्ठ। किन्हीं दो मुड़े हुए पृष्ठों के बीच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, किन्हीं दो कर्व्ड सरफेस के बीच का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे होकर जब प्रकाश जाता है तो वो अपवर्तित हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्टेड हो जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और हमने भी आपको बताया था दो प्रकार के लेंस होते हैं मुख्य रूप से, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, अब इन पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेंस पर आइए देखते हैं। लेंस के संदर्भ में एक और चीज हम बता दें आपको कि लेंस जो है लेंस में आप एक चीज याद रखिएगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल के नियम का पालन करता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक विशेष पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम देखिए, एक चीज बता दें, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है। आई हमने बताया आपतन कोण है, आर हमने बताया अपवर्तन कोण है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात आता है, ये एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्नेल का नियम है। आवश्यकता पड़ने पर इसका न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, इज इक्वल्स टू मतलब एन यहां पर है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और हिंदी में इसे
माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक दो कोणों का अनुपात होता है, साइन आई और साइन आर। एक आपतन कोण है और दूसरा अपवर्तन कोण है। दो कोणों का अनुपात होता है और ये एक नियतांक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे अगर कहे कि जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल का अपवर्तनांक यदि आपसे पूछ ले तो याद रखिए जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि आप बताइए वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, वायु का अपवर्तनांक होता है 1, है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि यदि कोई प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो देखिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अगर इसको हम अनुपात में चेंज करें, मतलब रेशियो में चेंज करें, तो ये हो जाएगा 15/10। और इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 3 15 और 5 2 10, 3/2। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है या 3/2 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चले, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे दर्पण और लेंस की तुलना कैसे करते हैं, मतलब दर्पण और लेंस का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, और उस तुलनात्मक अध्ययन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट के और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो देखते रहें, लाभ उठाते रहें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप अपने जीवन में सफल हों। और मिशन इंस्टीट्यूट की टीम सदैव आपके साथ रहेगी, सदैव आपके साथ लगी रहेगी। बस प्रयास आपको करना है, गाइड हम आपको करेंगे, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेंगे। आपको कंपटीशन क्रैक आउट करके आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।